हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए सेट क्लासेस। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है वो वीकली करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग 26 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। हर बार की तरह ये वीडियो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी और भी जितनी अपडेट्स होंगी मैं सब उस टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, जिससे आपको फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत में कितनी और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रामसर साइट्स को अनाउंस किया है, जो कि ऐड हो जाएंगी हमारे जो रामसर साइट्स की सूची है उसमें। तो हमको बताना है कि उनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जो साइट्स हैं अभी इंडियन गवर्नमेंट ने वो ऐड ऑन करी हैं। अब वो कौन-कौन सी साइट्स हैं? तो बेसिकली अभी इंडिया ने 4 न्यू रामसर साइट्स को अनाउंस किया है, जो कि हम अभी देख ही रहे हैं। और इसके साथ जो 4 जुड़ जाएँगी, तो इसके बाद जो हमारी टोटल रामसर साइट होंगी इंडिया में टोटल, वो 89 संख्या हो जाएगी। अभी 85 थी, बट इन 4 के जुड़ने के बाद ये संख्या 89 हो जाएगी। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आता है 2 फरवरी को, यानी कि जो आज जो 2 फरवरी है, उसमें जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है, उससे पहले ये घोषणा की गई है कि 4 जो हैं रामसर साइट्स नई जोड़ी जाएँगी। अब ये 4 रामसर साइट्स कौन-कौन सी और कौन से स्टेट से हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए ज़्यादा। तो इसमें 2 जो हैं वो तमिलनाडु से हैं, 1 सिक्किम और 1 झारखंड से है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ फैक्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड से और सिक्किम से ऐसी पहली रामसर साइट जोड़ी गई है। अभी तक ऐसी कोई रामसर साइट जोड़ी नहीं गई थी। तो ये दोनों रामसर साइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में 2 जोड़ी गई हैं और इसके साथ ही जो है वो सबसे ज़्यादा किसी भी स्टेट में भारत में रामसर साइट्स वाला स्टेट तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में एक तो जोड़ी गई है सक्कारा कोट्टई बर्ड सैंक्चुरी, और उसके बाद जो है थरथांगाल बर्ड सैंक्चुरी जो है तमिलनाडु की जोड़ी गई है। उसके बाद अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो केचियो पालरी जो वेटलैंड है वो जोड़ा गया है सिक्किम का। और झारखंड में जो है उधवा लेक, ये दोनों तो याद ही रख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड और सिक्किम वाली, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। और बाकी 2 जो तमिलनाडु के उनके नाम भी आप याद रखना, मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे फैक्ट तो याद रखो अच्छे से। 89 टोटल साइट्स हैं, हो गई हैं। और वर्ल्ड बैटलैंड डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो डेज़ और उनकी थीम्स को भी याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा एक एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसको हम टीम बोल सकते हैं शॉर्ट में, वो लॉन्च किया है। इसका हमें मुख्य उद्देश्य बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएसएमई के व्यापार को सशक्त बनाना और विपणन क्षमताओं में सुधार करना। ठीक है? तो रिसेंटली अभी हमारा एमएसएमई मंत्रालय जो है, उसने एक टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसको अगर फुल फॉर्म देखें तो ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव जो कह सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी मैच करने को आ सकता है कि टीम का फुल फॉर्म क्या है जो अभी एमएसएमई ने लॉन्च किया है, तो इसको याद रखना। तो इसका जो उद्देश्य क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली इसके लिए बजट अलॉकेट किया गया है 277.35 करोड़, जो कि 3 साल के लिए किया गया है। ठीक है? और इसका टारगेट बेसिकली क्या है, तो वो जो 5 लाख माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और उसमें भी जो वुमेन लेड बिज़नेस है, यानी कि जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, उनको जो है वो प्रमोट करना है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की तरफ, यानी कि उनको ई-कॉमर्स की गतिविधियों में बढ़ाना, जिससे कि जो है अपने प्रोडक्ट को वो बेच सकें और उनका जो है जो बिज़नेस है वो डेवलप हो सके। इम्प्लीमेंटेशन अगर इसका देखें तो इसके एक पार्टनर भी हैं, तो कोलैबोरेशन हो रहा है ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के द्वारा। ठीक है? और इसके की ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है कि इसको इन ओएनडीसी के प्लेटफ़ॉर्म पे लाना, इंटीग्रेट करना और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सिस्टम्स है उसको प्रमोट करना, जिससे कि जो है ई-कॉमर्स बेनिफिट इनको मिल सके। और ऑपरेशनल बैरियर्स जो हैं, जो एमएसएमईज़ के सामने आते हैं, जो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ आते हैं, उसको जो है थोड़ा-सा कम करना एक इसका मोटिव है। और एम्पावर करना है एमएसएमई सेक्टर्स को, और रिसोर्स के द्वारा माध्यम से जो है इसको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा के लेके जाना है। क्योंकि देखो, सरकार का जो डिजिटल इंडिया मिशन है वो यही है कि जो मैक्सिमाइज़ चीज़ें हैं, उसको जो है हम लोग डिजिटल कर सकें और डिजिटल इकोनॉमी हम क्रिएट कर सकें अपने भारत में। तो उसी से ही जुड़ता हुआ एक ये एमएसएमई का एक इनिशिएटिव है।
जिससे कि जो है डिजिटल मार्केटिंग और जो ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, उस पे जो एमएसएमई की जो बिज़नेस है उसको प्रमोट किया जाए। जिससे जो बिज़नेस ये रन कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिले और उनके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्रालय ने, जिसको टीम इनिशिएटिव बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 की राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन-सी रही है? देखिए, हम जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को जो है कर्तव्य पथ पे एक परेड होती है, जिसमें हम लोग अपने कल्चरल और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूती के साथ पेश करते हैं और हर साल जो है कोई ना कोई एक चीफ गेस्ट भी आता है इसको देखने के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस बार जो है हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में जो चीफ गेस्ट आए थे, वो किस कंट्री के थे और उनका नाम आपको बताना है कि वो कौन थे। मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में जो लास्ट करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो है उसमें डिटेल में हमने चर्चा करी है इसके विषय पे कि कौन आए थे और उनका नाम क्या था। आपको बस कमेंट में उनका नाम बताना है। तो तो ये जो परेड होती है उसमें हर राज्य अपनी-अपनी झाँकियाँ प्रदर्शित करता है, अपने कल्चर को प्रेज़ेंट करता है। तो उसी क्रम में उसके बाद जब परेड हो जाती है, तो कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं कि सबसे बेस्ट झाँकी जो है किस राज्य की रही है। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, जिसको ये जो अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ झाँकी का। इसने जो है इस बार प्रदर्शित किया है जो अपनी झाँकी है वो किया है महाकुंभ 2025, जो कि स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की थीम पर थी। कि हम जानते भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है महाकुंभ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसके बाद अगर हम सेकंड रैंक और थर्ड रैंक भी देख लें, तो सेकंड रैंक मिली है त्रिपुरा को। त्रिपुरा ने बेसिकली जो है खारची पूजा एक फ़ेमस फेस्टिवल होता है वहाँ पे जो कि 14 डाइटीज़ को पूजते हैं वहाँ पे, उसको प्रेज़ेंट किया है। वहीं अगर तीसरी रैंक की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला है, जिसने एट्टिकोपक्का बोम्मालू जो है ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली वुडन टॉयज़ हैं बेसिकली, उनको जो है प्रेज़ेंट किया है। तो इतना जो फैक्ट याद रखना, पहला पुरस्कार मिला है यूपी को, सेकंड प्राइज़ मिला है वो मिला है त्रिपुरा को और आंध्र प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से 2 भारतीय शहर जो हैं हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में आए हैं? तो इसमें 2 शहर भारत के जो कौन से हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी इंदौर और उदयपुर को जो है सर कन्वेंशन के जो वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची है उसमें शामिल किया गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता होगा कि वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन है क्या? तो बेसिकली ये अप्रूव हुआ था कॉप 12 जो 2015 में मीटिंग हुई थी जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोल देते हैं। उसकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो है इसको अप्रूवल मिला है और ये बेसिकली जो है प्रमोट करता है जब सिटी जो है अपने वेटलैंड्स को कंज़र्व करती हैं, उसको बचाने के प्रयास करती हैं, तो उस सारे जो इनिशिएटिव को जो है ये प्रमोट करता है और उसी के हिसाब से इन शहरों को जो है सूची में शामिल किया जाता है। तो इसके बाद जो है इसका एम भी वही है कि प्रमोट करना कंज़र्वेशन को और यूज़ करना अच्छे तरीके से वेटलैंड्स का और जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके क्योंकि सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो इस चीज़ को ये प्रमोशन देता है तो इसीलिए जो है ये शहर जो है इंदौर और उदयपुर इन दोनों को अभी जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। थोड़ा-सा देख लेते हैं इंदौर और उदयपुर में कौन-कौन से वेटलैंड हैं। तो इंदौर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिरपुर लेक है। ये बेसिकली एक रामसर साइट है और इसको एक वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में भी जो है डेवलप किया जा चुका है। वहीं अगर उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर जो है बेसिकली 5 जो है मेजर वेटलैंड से घिरा हुआ है। कौन-कौन से हैं? इसमें पिछौला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, दूध तलाई है। ठीक है? तो ये सारे जो वेटलैंड्स हैं ये उदयपुर में आते हैं। ऑप्शंस मैच करने को मिलेंगे पेपर में क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वेटलैंड से रिलेटेड। तो याद रखिएगा कि ये सारे जो वेटलैंड्स हैं वो उदयपुर में हैं और वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको पता ही है कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ द्वारा आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? अब ये कंट्री है जिसको डब्ल्यूएचओ ने जो है मलेरिया फ्री अनाउंसमेंट कर दी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया को जो है मलेरिया फ्री जो है घोषित कर दिया डब्ल्यूएचओ ने। तो देखते हैं तो जॉर्जिया बेसिकली जो है सर्टिफाइड हो गई है मलेरिया फ्री डब्ल्यूएचओ के द्वारा और ये बेसिकली एक की माइलस्टोन है, ठीक है? मलेरिया फ्री घोषित होने के साथ ही जो है जॉर्जिया जो है 45 कंट्री को जॉइन कर चुका है जो पहले से ही मलेरिया फ्री घोषित हो चुकी है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है? अब डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ बेसिकली है क्या, इसका काम क्या होता है? तो इसकी स्थापना जो हुई है 1948 में हुई है और हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। मेंबर इसके स्टेट्स की बात करते हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 194 ऑफ़िशियली इसमें जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये बेसिकली लीडरशिप प्रोवाइड कराता है ग्लोबल हेल्थ के मामले में
और कोई भी जो हेल्थ इनिशिएटिव होते हैं वर्ल्ड लेवल पे वो इन डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही जो है प्रमोट किए जाते हैं। एड दिए जाते हैं कंट्रीज़ को अपने कंट्री में जो है हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोविड में भी हमने देखा था कि किस तरीके से इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं डब्ल्यूएचओ ने। एक सवाल आप बताइएगा कि आपको लगता है कि जो कोविड में जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ का रवैया रहा है, वो आपको देख के लगता है कि डब्ल्यूएचओ की कोई रेलेवेंसी है आज की डेट में कि नहीं है? रिसेंटली अभी यूएसए ने भी जो है वो डब्ल्यूएचओ से निकलने का जो है एक निर्णय लिया है और उसने अपने भी कुछ वैलिड रीज़न बताए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि डब्ल्यूएचओ की जो रेलेवेंसी है, वो कहाँ तक है और क्यों उसमें क्या प्रॉब्लम्स है या फिर हम उसको क्या ठीक कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ के अंदर की जो फंक्शनिंग है? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये चीज़ें। इसके बाद जो है वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है? तो हमने 2 डे इस डिस्कशन में डिस्कस कर लिए हैं। पहला हमने वेटलैंड डे करा जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और दूसरा जो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा-सा याद रखिए। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को, यहाँ पे तो आंसर ही दे दिया मैंने। खैर कोई बात नहीं, इसका सीधे समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने बेसिकली 2025 को जो है वो ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो बेसिकली यूएन ने जो है इसको डिक्लेयर किया है 2025 को और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है कि अवेयरनेस फैलाना ग्लेशियर के लिए कि किस तरीके से वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनको जो है बेसिकली कंज़र्व करना और क्लाइमेट चेंज के माध्यम से जो उनको हार्म हो रहा है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ग्लेशियर और फ्रेश वाटर की अगर बात करते हैं तो 70% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो बेसिकली ग्लेशियर में स्टोर है और ये हमारे ग्लोबल वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो है वर्ष 2025 को जो है इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वर्ष जो है वो घोषित करने की बात करी है यूएन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्मीना महोत्सव का उद्घाटन किस देश में हुआ है? हाल ही में एक महोत्सव है पश्मीना, उसका उद्घाटन आपको बताना है कि किस देश में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में जो है इस तरीके का महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। तो देखते हैं डिटेल में। तो बेसिकली ये जो पहला ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जो कि मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पहली बार जो है इस तरीके का पश्मीना महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। वो मनाया जा रहा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में और इसका ऑर्गेनाइज़र बेसिकली वही है कि नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इसके ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फ़ोकस बेसिकली वही है कि ऑथेंटिक जो नेपाली पश्मीना है उसको वर्ल्ड लेवल पे शोकेस करना और उसके प्रमोशन के लिए तो ध्यान देना, इस इवेंट का जो है पूरा-पूरा एक मोटिव है और इसमें बेसिकली 150 स्टॉल और 40 स्टॉल डेडिकेटेड है, जो कि प्योर नेपाली पश्मीना को जो है प्रमोट करेंगे। तो याद रखना पहला है और ये मनाया जा रहा है काठमांडू में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉली उमरिगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बीसीसीआई ने अभी अवार्ड अपने अनाउंस किए हैं। उसमें हमको बताना है कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन का अवार्ड किसे मिला है 2025 के लिए? तो वो मिला है हमारे बॉलर जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बेसिकली इसको जो अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को क्योंकि अभी इन्होंने जो है थ्रू आउट द ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट अभी एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उसमें भी जो है ब जसप्रीत बुमराह ने अच्छे खासे विकेट लिए हैं। तो इस योगदान को देखते हुए उनको ये अवार्ड मिला है। ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह की हँसते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत आईएसएस जाएँगे यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएँगे? तो हमको बताना है कि वो कौन-सा मिशन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम 4 जो मिशन है नासा का, उसके जो है पहले जो है ये व्यक्ति बने हैं भारतीय जो मिशन में जाएँगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। समझते हैं इस मिशन के बारे में। तो एक्सियोम 4 मिशन जो है बेसिकली एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का मिशन है, जिसमें जो है इंडिया के हमारे शुभांशु शुक्ला जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको शामिल किया गया है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएँगे। और इसकी जो लॉन्च डिटेल अगर हम बात करते हैं कि ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो अभी एग्ज़ैक्ट डिटेल नहीं है। बट हाँ, ये कहा जा रहा है कि जो स्प्रिंग यानी कि जो बसंत ऋतु है, उससे पहले-पहले जो है ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये कहाँ से किया जाएगा? तो नासा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें कौन-सा स्पेसक्राफ्ट यूज़ होने वाला है? तो इसमें स्पेसएक्स क्रू का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है यानी कि फ़ाल्कन 9 रॉकेट जो है, उसको इसमें इस्तेमाल में लाया जाएगा। उसके माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से हैं? तो बेसिकली ये जो है 14 दिनों तक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले हैं
और ये कई सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहाँ करेंगे, उसके बाद जो है आउटरीच प्रोग्राम्स चलाएँगे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखेंगे जिससे जो स्पेस टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके और रिसर्च को बढ़ाया जा सके। तो ये सारे मोटिव्स जो हैं इस मिशन के हैं, एक्सियोम 4 मिशन के, और इसको लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा, और हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो हैं वो इसके जो है एक पार्ट बने हैं मेंबर। तो ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी हो जाएँगे हमारे लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले रैसीना मिडल ईस्ट सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? ठीक है, तो शहर का नाम बताना है हमको। जो रायसीना जो मिडल ईस्ट सम्मेलन है उसका जो आयोजन किया गया है वो किया है अबू धाबी में। देखते हैं डिटेल इसमें। तो बेसिकली ये अबू धाबी में 28 से 29 जनवरी को जो है इस तरीके का जो डायलॉग हुआ है। डेट भी याद रखिएगा, पीसीएस में अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है डेट के अकॉर्डिंग। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हैं उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। रायसीना डायलॉग बेसिकली एक इंडिया का जो है प्रेस्टिजियस डायलॉग है रायसीना डायलॉग, उसी का एक पार्ट है जिसमें जो है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुद्दों पे चर्चा की जाती है। पर्पस भी यही है इसका, जो पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाना विभिन्न जो देशों के, और जिसमें एकेडमिक्स, मीडिया और बिज़नेस लीडर्स के साथ डिस्कस होगा और इश्यू को एड्रेस किया जाएगा कि उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको सॉल्व करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ये रायसीना जो मिडिल ईस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो अबू धाबी में हुई है, और डेट भी याद रखिए 28 से 29 जनवरी 2025 को इस तरीके की कॉन्फ्रेंस की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।